नमस्कार। आज हम उस ऐतिहासिक और अभूतपूर्व घटना के बारे में बात करने वाले हैं जिसने पूरे देश को चौंका दिया। मई 2026 का वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन और उसके तुरंत बाद खड़ा हुआ एक बेहद बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस मुद्दे की गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। तो आज के इस विश्लेषण को हम 5 हिस्सों में बांटेंगे। पहला, ऐतिहासिक नतीजा। दूसरा, हवा का रुख क्यों बदला। तीसरा, संवैधानिक संकट। चौथा, एक युग का अंत। और आखिर में, चुनाव के बाद स्थानीय स्तर पर अशांति यानी पोस्ट पोल अनरेस्ट। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, द हिस्टोरिक 2026 वर्डिक्ट। चुनाव के नतीजे सच में हैरान करने वाले थे। जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। बीजेपी ने 294 में से पूरी 207 सीटें जीती हैं, जबकि पिछले 15 साल से लगातार सत्ता में रही टीएमसी सिर्फ 80 सीटों पर सिमट कर रह गईं। 1937 के बाद वेस्ट बंगाल के इतिहास में यह पहली बार है जब कोई राइट ऑफ सेंटर पार्टी चुनाव जीतकर सत्ता में आई है। राजनीतिक शक्ति का ये ट्रांसफर बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है। और अगर सीटें हैरानकुन हैं, तो ये 92.93% का आंकड़ा देखिए। ये वेस्ट बंगाल के इतिहास में अब तक का सबसे ज्यादा वोटर टर्नआउट है। इसने 2011 के उस ऐतिहासिक चुनाव को भी पीछे छोड़ दिया है, जब 34 साल पुराना कम्युनिस्ट रूल खत्म हुआ था। ये बड़ा टर्नआउट साफ दिखाता है कि इस बार चुनाव में जनता की भागीदारी किस बेजोड़ स्तर पर थी। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, हवा का रुख आखिर बदला क्यों? ऐसे कौन से कारण थे जिन्होंने ग्राउंड पर इतने मजबूत शासन को हिलाकर रख दिया? देखिए, 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी तो एक बड़ा फैक्टर थी ही, पर उसके साथ साथ टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम और 2024 में आरजी कर हॉस्पिटल की घटना के बाद महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे ने लोगों में भारी आक्रोश पैदा किया। साथ ही इन्फिल्ट्रेशन, बॉर्डर सिक्योरिटी और राज्य पर बढ़ते कर्ज जैसे मुद्दों ने आम वोटर के दिमाग पर बहुत गहरा असर डाला। और इन सब के बीच एक आंकड़े ने चुनाव से पहले और बाद में सबसे बड़ा विवाद खड़ा कर दिया, 90 लाख। इलेक्शन कमीशन की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रोसेस के तहत वोटर लिस्ट से करीब 9 मिलियन यानी 90 लाख लोगों के नाम हटा दिए गए। ये टोटल इलेक्टोरेट का लगभग 12% हिस्सा था। इनमें से ज्यादा लोगों को डिसीज्ड यानी मृत या फिर एब्सेंटी बताया गया था। ये इस कैंपेन का सबसे कंटेस्टेड हिस्सा बन गया। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, द कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस यानी संवैधानिक संकट। यहाँ दोनों पक्षों का रुख बिल्कुल साफ और एक दूसरे के विपरीत है। एक तरफ ममता बनर्जी ने हारी हुई सरकार के बाद इस्तीफा देने से सीधे मना कर दिया और दावा किया कि जनादेश लूटा गया है और ये उनके खिलाफ एक साजिश है। वहीं दूसरी तरफ जीती हुई बीजेपी ने उनके इस कदम को अराजकता बताया और इसे लोकतांत्रिक परंपराओं पर हमला बताते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल ब्लास्फेमी कह दिया। तो अब सवाल उठता है कि देश का कानून आखिर इस पर कहता क्या है? असल में भारत के संविधान में ऐसी कोई लिखित शर्त या रूल नहीं है जो किसी हारी हुई चीफ मिनिस्टर को इस्तीफा देने पर मजबूर करे। पर कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन एक ऐसी अलिखित लोकतांत्रिक परंपरा है जहां हारी हुई सरकार शांति से नई सरकार को सत्ता सौंपती है। ये स्ट्रिक्ट लीगल रिक्वायरमेंट नहीं होने के बावजूद किसी भी लोकतंत्र का आधार है। अब ये कानूनी संकट सुलझ कैसे सकता है? प्रतिक्रिया सीधी है। पहला कदम, जब इलेक्शन कमीशन औपचारिक तौर पर नतीजे सर्टिफाई कर दें। दूसरा, अगर उसके बाद भी हारी हुई चीफ मिनिस्टर इस्तीफा नहीं देती हैं, तो कानूनी विश्लेषकों के मुताबिक गवर्नर RN रवि के पास पूरा अधिकार आ जाता है कि वो उन्हें औपचारिक तौर पर पद से डिसमिस कर दें, क्योंकि नियम के अनुसार चीफ मिनिस्टर गवर्नर के प्लेजर पर ही अपना ऑफिस होल्ड करती हैं। इस कानूनी नज़रिए की गंभीरता को और अच्छे से समझने के लिए सीनियर एडवोकेट महेश जेठमलानी का ये कथन बेहद अहम हो जाता है। उन्होंने साफ कहा कि सर्टिफाइड नतीजे आने के बाद भी अगर चीफ मिनिस्टर लोक भवन नहीं छोड़ती तो वो अब कानूनन उस ऑफिस में एक ट्रेसपासर यानी बिना इजाज़त घुसने वाली एक व्यक्ति बन जाती हैं। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, द एंड ऑफ एन एरा। इस सब को कॉन्टेक्स्ट में देखने के लिए पीछे जाना जरूरी है। ममता बनर्जी का राजनीतिक सफर सच में हैरत अंगेज रहा है। 1990 में कम्युनिस्ट शासन के खिलाफ प्रदर्शन में लाठियों से बुरी तरह घायल होने से लेकर 2007 में नंदीग्राम और सिंगुर के उस मैसिव आंदोलन को लीड करने तक। फिर आई 2011 की वो ऐतिहासिक जीत जिसने 34 साल के लेफ्ट रूल को उखाड़ फेंका। और अब 2026 में स्टेट इलेक्शन और यहाँ तक कि उनका अपनी खुद की भवानीपुर सीट हार जाना।
ये वाकई में एक एरा का एंड है। लेकिन आखिर पार्टी का इतना बड़ा स्ट्रक्चर वीक पड़ कैसे गया? पॉलिटिकल साइंटिस्ट द्वैपायन भट्टाचार्य इसका एक गहरा विश्लेषण देते हैं। उनके मुताबिक टीएमसी ने राजनीति में एक फ्रेंचाइजी मॉडल अपना लिया था। इसका मतलब है कि स्थानीय बाहुबली आला कमान के प्रति वफादारी के बदले जमीन पर अपना प्रभाव बढ़ाते गए। धीरे धीरे इसने नैतिक राजनीति को नुकसान पहुंचाया, पब्लिक से कनेक्शन तोड़ दिया और आखिरकार पार्टी को इलेक्शंस में बेहद वल्नरेबल बना दिया। आखिर में आते हैं हमारे 5वें हिस्से पर, पोस्ट पोल अनरेस्ट। चुनाव के नतीजों के बाद ग्राउंड पर स्थिति आखिर कैसी है? चुनाव के नतीजों के अगले ही दिन ग्राउंड रियलिटी काफी तनावपूर्ण हो गई। बेलियाघाटा, नैनूर और न्यू टाउन से 3 मौतों की दुखद खबर आई। पार्टी दफ्तरों में आगजनी और तोड़फोड़ हुई, जबकि टॉप्सिया और तिलजाला में वायलेंट झड़पें देखी गईं। यहां तक कि जागंज में एक पुरानी लेनिन की मूर्ति को भी तोड़ दिया गया। हिंसा को रोकने के लिए कोलकाता पुलिस ने लगभग 80 लोगों को अरेस्ट किया है और लगातार पेट्रोलिंग और जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लागू कर दी गई है। आखिर इस हिंसा के पीछे सच में कौन है? ये अब एक ही सेड शी सेड वाली स्थिति बन चुकी है। एक तरफ टीएमसी क्लेम कर रही है कि बीजेपी वर्कर्स चुनाव जीतने के बाद उनके लोगों को टारगेट कर रहे हैं, जिसे उन्होंने मीडिएवल बारबैरिटी का नाम दिया। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का दावा है कि ये हिंसा टीएमसी आपस में ही कर रही है, ये उनकी अपनी आंतरिक कला है और स्टेट लीडरशिप को खुद कदम उठाने चाहिए। ये सड़कों पर अब एक बेहद जटिल मुद्दा बन चुका है। आगे का रास्ता अब कैसा होगा? हारने के बाद ममता बनर्जी ने खुद को एक फ्री बर्ड और एक आम आदमी बताते हुए कहा कि अब उनके पास कुर्सी का बोझ नहीं है। उन्होंने घोषणा की है कि वो अब वापस सड़कों पर उतरेंगी और इंडिया अलायंस के साथ मिलकर अपनी पुरानी विरोधी भूमिका में फिर से दिखेंगी। ये बयान क्लियर इशारा करता है कि उनकी वापसी स्ट्रीट पॉलिटिक्स के जरिए होने वाली है। तो आखिर एक लोकतंत्र की सेहत पर क्या असर पड़ता है जब एक दिग्गज नेता चुनाव हार तो जाए पर शांतिपूर्ण तरीके से अपना मंच छोड़ने से इनकार कर दे? वेस्ट बंगाल का ये इलेक्शन अब सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं रह गया है, बल्कि हमारे संवैधानिक नॉर्म्स और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए एक बेहद बड़ा टेस्ट बन चुका है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इस ऐतिहासिक घटनाक्रम में आगे क्या होता है, इस पर सबकी नजर बनी रहेगी।